Hello everyone, today we discuss Dream Children A Reverie, a very famous essay by Charles Lamb. इसको इन्होंने अपने भाई जॉन की डेथ पर लिखा था। अपने भाई जॉन की डेथ के बाद ये अपने काफ़ी अकेला फील करते थे, काफ़ी सैड रहते थे, तो उसी पल में इन्होंने इस ऐसे को लिखा था। सो ये उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है जिसमें वो अपने बचपन की अपने बारे में, अपने बचपन के जो पल हैं अपने भाई के साथ जो उन्होंने बिताए थे उनको वो बताते हैं। अपनी दादी मैरी फील्ड के बारे में इस ऐसे में बताया है उन्होंने, और अपने जो रिलेशन हैं उनके कोर्टशिप एलिस विंटरटोन के साथ उसको बताते हैं। हालांकि जो विंटरटोन एक फिक्सियस नाम है, एलिस विंटरटोन, उनका जो रियल नेम था वो एन सिमंस था, जिनके साथ इनके लव अफेयर रहे थे, तो उनके बारे में ये बताते हैं। ये जो ऐसे है इनका, ये लंदन मैगजीन में पब्लिश हुआ था। ज़्यादातर इनके जो वर्क हैं वो लंदन मैगजीन में ही पब्लिश होते थे। ठीक है, बाद में इन्होंने इसको ऐसे ऑफ इलिया जो इनका मास्टर पीस है उसके अंदर इसे इंक्लूड कर दिया था 1823 में। ठीक है, 1822 में ये हुआ पब्लिश। इसके एक साल बाद ही इनका ऐसे ऑफ इलिया आया था, उसके अंदर भी इन्होंने इसे इंक्लूड किया। तो एक इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे है। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब इंग्लिश ऐसेइस्ट के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि इंग्लिश में जो ऐसे लाने का श्रेय है वो फ्रांसिस बैकन को जाता है, इसीलिए हम फ्रांसिस बैकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बुलाते हैं, जबकि चार्ल्स लैम्ब को हम प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे बुलाते हैं। तो ये जो सारा नरेशन है अपनी दादी का, अपने भाई जॉन का, अपनी बिलवर्ड एलिस का, वो सब कुछ अपने बच्चों को ये बताते हैं। तो ये बच्चे कौन हैं, ठीक है, ये बच्चे उनके पास कैसे आए, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब एक बैचलर थे, पूरी लाइफ इन्होंने अपनी कभी शादी नहीं की थी, तो ये बच्चे कहाँ से आए उनके, ये कौन से बच्चे हैं जिनको ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं, ये सब कुछ इस ऐसे के एंड में डिस्क्लोज होगा। सो प्लीज़ डोंट स्किप एंड प्लीज़ स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो यहाँ पर वो बोलते हैं चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में वो बोलते हैं, चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स, कि जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने बड़ों के बारे में, जो एल्डर्स के बारे में, जो मतलब जो उनके एल्डर्स होते हैं उनकी स्टोरीज़ को सुनना बहुत पसंद होता है। हमारी मम्मी वगैरह या हमारे पापा अपने बारे में कुछ बताते हैं, हमें उनकी जो बातें होती हैं वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि उनकी स्कूलिंग कैसे हुई, उनके बचपन के उनके फ्रेंड सर्कल कैसे थे, वो कैसे खेला करते थे अपने बचपन में, है ना। और यही बात यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब कर रहे हैं कि चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे होते हैं लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स, उन्हें अपने बड़ों की, एल्डर्स की स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो बच्चे होते हैं। टू स्ट्रेच देयर इमेजिनेशन to the conception of a traditionary great uncle or grandam whom they never saw. So वो कहते हैं कि मतलब ये अच्छा है, मतलब स्टोरीज क्या होता है, स्टोरीज से क्या होता है, बच्चों की जो इमेजिनेशन होती है ना वो स्ट्रेच होती है, मतलब उनका जो मतलब जो थॉट प्रोसेस है ना वो एक्सपेंड होता है। तो जो स्टोरी है वो बच्चों को सुनानी चाहिए, और उससे क्या होता है कि जो ट्रेडिशनरी कंसेप्शन है, ठीक है, जो हमारी परंपराएं हैं वो भी मतलब बढ़ता है, क्योंकि जब बच्चों को हम अपनी स्टोरीज़ बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपने पुराने लोगों की बातें बताएंगे, तो उससे उनको हमारी जो ट्रेडिशन है उसके बारे में भी पता चलता है। सो ये सब चीज़ें बहुत मतलब अच्छी होती हैं। ग्रेट अंकल और ग्रैंड डैम, मतलब जो ग्रेट अंकल यानी कि जो दादा होते हैं, परदादा दादियों की कहानी जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा, उनके बारे में स्पेशली सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इट वॉज इन दिस स्पिरिट that my little ones crept about me the other evening to hear about their great grandmother field. सो वो कहते हैं कि इसी भावना के साथ, मतलब यही स्पिरिट थी उनके अंदर, मतलब जो बच्चों के अंदर एक मतलब एक ये नेचुरल फेनोमेना है कि उन्हें अपनी बड़ों की स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चों, मतलब लिटिल वंस का मतलब है यहाँ पे कि मेरे बच्चों के अंदर भी वही आदत थी, और उसी वजह से वही जो हैबिट थी उनके अंदर कहानी सुनने की, वो उनको मेरे पास क्रैप्ट मतलब लेकर आई अबाउट मी द अदर इवनिंग। अदर इवनिंग का मतलब क्या है, दूसरी इवनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि जो स्टोरी सुनाने का जो सिलसिला है चार्ल्स लैम्ब का वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, यानी कि वो डेली अपने बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, एंड हर इवनिंग बच्चे बड़े चाव से उनके पास स्टोरी सुनने आ जाते हैं। तो वो वही कह रहे हैं कि वो जो फीलिंग होती है बच्चों के अंदर, है ना, वही फीलिंग मेरे बच्चों के अंदर भी थी, जो उनको मेरे पास लेकर आ गई। क्रैप्ट मतलब लेकर आई, अदर इवनिंग मतलब दूसरी इवनिंग को भी मेरे पास आ गए, टू हियर
टू हियर अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड। वो मतलब मेरे पास ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड की स्टोरी सुनने आए। तो देयर यहाँ पर यानी कि बच्चों की ग्रेट ग्रैंड मदर की बात हो रही है। तो बच्चों की जब वो ग्रेट ग्रैंड मदर हुई तो चार्ल्स लैम्ब की भी क्या हुई, ग्रैंड मदर हो गई। मतलब चार्ल्स लैम्ब की दादी हुई और बच्चों की वो ग्रेट ग्रैंड मदर हो गई। इसका मतलब ये है कि आज इस इवनिंग को चार्ल्स लैम्ब अपने बच्चों को उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड की कहानी सुनाने वाले हैं। हु लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक। सो वो बताते हैं कि जो ग्रैंड मदर थी मतलब चार्ल्स लैम्ब की, जिनका नाम फील्ड था। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो चार्ल्स लैम्ब हैं अपने बच्चों की स्टोरी जो सुना रहे हैं वो, उसमें उनकी दादी का नाम क्या है। सो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड हु लिव्ड इन ए ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक। नॉरफॉक में कहीं वो एक बड़े से घर में रहा करती थी। वो बताते हैं अपने बच्चों को, ब्रैकेट में कहते हैं वो 100 times बिगर दैन दैट इन विच दे एंड पापा लिव्ड। वो कहते हैं कि वो जो घर था ना जिसमें उनकी दादी फील्ड रहा करती थी वो 100 times बिगर मतलब 100 गुना बड़ा था। दैन किससे बड़ा था 100 गुना, दैट इन विच दे एंड पापा लिव, जिसमें वो रहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस घर में वो रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ उस घर से वो 100 गुना बड़ा घर था। वो बता रहे हैं अपने बच्चों को, which had been the scene, so at least it was generally believed in that part of the country. So वो जो बड़ा सा घर था ना, which had been the scene, सीन का मतलब है यहाँ पर कि वो जो बड़ा सा घर था 100 गुना घर जिसको बता रहे हैं वो अपनी दादी का, उसके साथ बहुत सारे सीन मतलब बहुत सारी इंसिडेंट थी जो उस घर के साथ जुड़ी हुई थी। सो एटलीस्ट इट वॉज जनरली बिलीव, सो ऐसा माना जाता है। जनरली बिलीव्ड का मतलब है कि ऐसा माना जाता था इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री, उस मतलब जिस जगह वो घर बना हुआ था, कहाँ बना था वो, नॉरफॉक में। ये भी आप ध्यान रखना है, इस जगह का नाम नॉरफॉक में वो बड़ा सा घर बना हुआ था। सो वहाँ पर ऐसा माना जाता था कि वो जो घर है उसके साथ बहुत सारे सीन जुड़े हुए थे ऑफ द ट्रैजिक इंसिडेंट विच दे हैड लेटली बिकम फैमिलियर। ठीक है, उसके साथ बहुत से ऐसे इंसिडेंट जुड़े हुए थे जो ट्रैजिक थे जिसके साथ वो फैमिलियर हो जाते हैं। विथ फ्रॉम द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड। ठीक है, तो वो जो घर है ना जिसके बारे में वो बता रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि उसी की बात वो कर रहा है कि जिस घर को उन्होंने 100 गुना बड़ा बताया है अपने घर से, उस घर के बारे में वो बता रहे हैं कि उसके साथ कुछ ट्रैजिक स्टोरी जुड़ी हुई थी, ट्रैजिक इंसिडेंट जुड़ी हुई थी। शायद वो जो स्टोरी उस घर के साथ जुड़ी हुई थी वो कुछ ऐसी थी जैसी बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन दी वुड में है। ये बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन दी वुड क्या है, एक वर्क है। तो यहाँ पर जो चार्ल्स लैम्ब है उन्होंने एक इल्यूजन का यूज़ किया है, मतलब एक रेफरेंस यहाँ पर वो ले रहे हैं। बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन दी वुड एक वर्क का नाम है ये, जिसमें क्या होता है कि एक दो बच्चों की हत्या कर दी जाती है उनके चाचा के द्वारा। ये इस बैलेड के अंदर दिखाया गया है। तो यहाँ पर वो वही रेफरेंस दे रहे हैं कि जैसे उस बैलेड के अंदर हुआ था सेम यहाँ पर भी इस मतलब घर में भी ऐसा कुछ हुआ था कि यहाँ पर कुछ बच्चों की हत्या की गई थी उनके चाचा के द्वारा। ओके, आगे बोलते हैं वो, सर्टेन इट इज़ दैट द होल स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन, और वो निश्चित रूप से, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित रूप से, ये जो स्टोरी थी यानी पूरी ये जो कहानी थी बच्चों की, एंड देयर क्रूअल अंकल, और उनके क्रूअल अंकल की जो कहानी थी, वॉज टू बी सीन, देखी जा सकती थी, फेयरली, बिल्कुल साफ साफ देखी जा सकती थी, कार्व्ड आउट इन वुड अपॉन द चिमनी पीस ऑफ द ग्रेट हॉल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो बच्चे जो स्टोरी थी उन बच्चों की डेथ की और उनके क्रूअल अंकल की, कि कैसे उनके अंकल ने उन बच्चों को मारा था, उसको फेयरली मतलब क्लियरली उसको देखा जा सकता था। कहाँ पर, कार्व्ड आउट इन वुड, यानी कि लकड़ी पर वो पूरी जो स्टोरी थी वो लिखी हुई थी अपॉन द चिमनी पीस। ठीक है, वो लकड़ी मतलब जो चिमनी बनी हुई थी ना उस घर के अंदर, उस चिमनी की लकड़ी पर वो पूरी जो स्टोरी थी ना उस क्रूअल अंकल और उस क्रूअल अंकल ने अपने भतीजों को या भतीजियों को कैसे मारा था, वो पूरी स्टोरी कार्व्ड आउट थी, मतलब लिखी हुई थी। वो ये कह रहा है ऑफ द ग्रेट हॉल। ग्रेट हॉल मतलब वही जो मैंसन जिसकी वो बात कर रहे हैं जहाँ उनकी दादी रहती थी, फील्ड। ओके, फिर वो बोलते हैं द होल स्टोरी डाउन टू द रेवन रेड ब्रेस्ट,
मतलब इसको इसी बात को वो एक्सटेंड करते हुए बोलते हैं कि जो ये पूरी स्टोरी है ना, मतलब मर्डर से लेके रॉबिन रेडब्रेस्ट तक वो पूरी कार्व्ड आउट थी। कार्व्ड आउट मतलब लिखी हुई थी उस चिमनी के ऊपर। मतलब चिमनी पहले कैसी होती थी, लकड़ी की। यहाँ पे वुड आया ना, तो ये चिमनी के लिए आया है। वो मतलब लकड़ी की चिमनी बनी हुई थी उस घर के अंदर, और उस चिमनी की जो लकड़ी थी, वुड, उसके ऊपर कार्व्ड आउट मतलब लिखी हुई थी वो स्टोरी, जो कि पूरी की पूरी जो चाचा है उन्होंने अपने बच्चों को कैसे मारा, एंड मतलब एवरीथिंग टू द रॉबिन रेडब्रेस्ट, यहाँ तक वो स्टोरी लिखी हुई थी। तो इसका क्या मतलब है टू द रॉबिन रेडब्रेस्ट का? ये एक तरह से क्या होता है कि चिड़िया होती है ना, जिसको बोलते हैं हम रॉबिन रेडब्रेस्ट नाम की एक चिड़िया होती है। तो इस चिड़िया ने उन बच्चों की, मतलब उन बच्चों को जंगल में मार दिया गया था, तो उन बच्चों की जो डेड बॉडी है उसको इस चिड़िया ने पत्तों से कवर कर दिया था, ऐसा माना जाता है। तो ये स्टोरी है ना, वो अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, और बच्चों को ये सब चीज़ें सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो बच्चे उनको घेर के उनके बैठे हुए हैं, चार्ल्स लैम एज ए फादर अपने बच्चों को घेर के कहानी सुना रहे हैं, ऐसे हुआ था ऐसे हुआ, तो बच्चे बड़े चाव से उनको सुन रहे हैं। फिर आगे वो बोलते हैं टिल अ फुलिश रिच पर्सन पुल्ड इट डाउन टू सेट अप अ मार्वल वन ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन इन इट्स स्टीड with no story upon it। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि मतलब उस घर के अंदर ये जो चिमनी थी उसके ऊपर सारी स्टोरी लिखी हुई थी, बट क्या हुआ कि एक फुलिस मतलब एक आदमी आया, टेली फुलिस रिच पर्सन, मतलब वो रिच पर्सन था, तो एक फुलिस पीपल आया, मतलब पर्सन आया, और उसने क्या किया, पुल्ड इट डाउन, मतलब जो चिमनी थी उसको हटा दिया वहाँ से। मतलब पुल्ड इट डाउन का मतलब क्या होता है, उसका विध्वंस कर दिया, उसको हटवा दिया वहाँ से। टू सेट अप ए मार्वल वन ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, मतलब उसको क्या करना था कि मार्वल की चिमनी बनवानी थी, क्योंकि अभी जो फैशन था मार्वल चिमनीज का आ गया था, तो उसको मार्वल चिमनी वहाँ पर अपने घर में लगवानी थी, सेटअप करनी थी, इसलिए उसने लकड़ी की चिमनी को हटवा दिया। सो इस वजह से इन इट स्टेट विद नो स्टोरी अपॉन इट, सो अब वहाँ पर कोई स्टोरी नहीं है। समझ में आई बात? तो वो कह रहे हैं कि मतलब वो चिमनी पर थी स्टोरी, चिमनी को हटवा दिया उस आदमी ने, जिसका वो घर था, वो रिच पर्सन होगा कोई, उसने मार्बल की चिमनी लगवा दी और उस पर कोई स्टोरी नहीं थी। भाई बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाई जाती है ना जिससे उनको मजा आए सुनने में, सेम वो कर रहे हैं। हियर एलिस पुट आउट वन ऑफ हर डियर मदर्स लुक टू टेंडर टू बी कॉल्ड अपब्रीडिंग। ओके, सो आप यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये वाली बात बोली ना कि अब वहाँ पर कोई स्टोरी नहीं है, तो एलिस यहाँ पे ये नाम आया, ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर जो एलिस है मतलब चार्ल्स लैम की बेटी, वो क्या करती है, वो एकदम गुस्से से अपने फादर की तरफ देखती है, क्योंकि उसको लगता है, मतलब एक्सप्रेशन बता रहे हैं वो बच्चों की, कि जब उन्होंने ये वाली बात बोली ना कि अभी वहाँ पर कोई स्टोरी नहीं है, तो बच्चों को बड़ा अजीब सा फील हुआ। तो एलिस ने चार्ल्स लैम की तरफ देखा, डियर मदर्स लुक, मतलब जो उनकी वाइफ थी चार्ल्स लैम की, उसकी तरह उन्होंने देखा, टू टेंडर टू बी कॉल्ड अपब्रीडिंग, मतलब ऐसा लग रहा था चार्ल्स लैम को कि वो उनको डांटने वाली है, अरे पापा ये क्या बात हुई, तो मज़ा नहीं आया, मतलब स्टोरी होनी चाहिए थी। सो वो कह रही, मतलब वो एक एक्सप्रेशन वो यहाँ पे बयां कर रहे हैं अपनी बेटी का। देन तब फिर क्या हुआ, देन आई वेंट ऑन टू से, और मैं फिर आगे सुनाता रहा स्टोरी, हाउ रिलीजियस एंड हाउ गुड देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वॉज। फिर वो फर्दर अपनी वही ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं कि हाउ गुड, मतलब वो कितनी अच्छी थी एंड कितनी महान थी। ग्रैंड मदर फील्ड उनका नाम है, फील्ड है ना, वो कितनी अच्छी थी। हाउ बिलव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय एवरीबडी, और कितना उनको प्यार मिलता था, कितना रेस्पेक्ट मिलता था सब लोगों से, हर कोई उनको प्यार करता था। दो हालांकि सी वॉज नॉट इंडीड द मिस्ट्रेस ऑफ दिस ग्रेट हाउस, आगे बोलते हैं वो कि सी वॉज नॉट इंडीड, इंडीड मतलब वास्तव में, वो वास्तव में उस ग्रेट हाउस की मालकिन, मिस्ट्रेस मतलब मालकिन नहीं थी, कोई रानी वानी नहीं थी वो उस ग्रेट हाउस की, बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, केवल उनके ऊपर उसका चार्ज था। मतलब क्या था कि वो उस बड़े से घर की, जिसमें उनकी दादी रहती थी, वो उस बड़े से घर की केयर टेकर थी ओनली, वो उसकी मालकिन नहीं थी। मतलब वो किसी और पर्सन का, किसी रिच पर्सन का घर था, जिसने वो चिमनी चेंज करा दी थी वो सब, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो उसकी मालकिन नहीं थी, बट फिर भी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। आगे बोलते हैं ब्रैकेट में, एंड यट इन सम रेस्पेक्ट शी माइट बी सैड टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ इट टू। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि
वो उस घर की मालकिन तो नहीं थी, लेकिन वो इतना अच्छे से उस घर का ध्यान रखती थी, इतने अच्छे से लोगों से बातें करती थी, तो इसीलिए लोग उनका रिगार्ड करते थे, उनको सम्मान करते थे। ठीक है, तो अपनी दादी के बारे में यहाँ अपने बच्चों को बता रहे हैं। फिर बोलते हैं कमिटेड टू हर बाय दी ऑनर, तो मतलब उनको ऑनर की तरह समझा जाता था, माना जाता था। हु जो ऑनर था, अब उसके लिए यहाँ पे हु आया है, ऑनर हु प्रीफर्ड लिविंग इन ए न्यूअर एंड मोर फैशनेबल मैंसन। जो ऑनर था उस घर, मतलब बड़े से घर का, वो मतलब न्यूअर मतलब नए घर में और फैशनेबल मैंसन और एकदम फैशनेबल घर में रहना चाहता था। इसीलिए तो उसने ओल्ड हाउस को छोड़ दिया था। उस ओल्ड हाउस को चार्ल्स लैम्ब की दादी देखती थी। विच ही हैड परचेज समवेयर, जिसे उसने कहीं और ख़रीद लिया था, मतलब वो चला गया था कहीं और, उसने अपना एक नया घर ले लिया था समवेयर इन द एडजॉइनिंग कंट्री, मतलब कंट्री के पास में ही कहीं, ऐसे वो बोलते हैं अपने बच्चों को कि ठीक है, वो मतलब उसको वो घर पसंद नहीं था, उसने कहीं नया घर खरीद लिया था, कंट्री के पास में वो कहीं रहने चला गया था। इस तरीके से सब प्यारी सी भाषा में बोलते हैं ना बच्चों से। बट स्टिल सी लिव्ड इन इट इन अ मैनर एज इफ़ इट हैड बीन हर ओन, लेकिन अभी भी वो उस घर में ऐसे रहती थी जैसे वो घर उनका हो। ठीक है, एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो, मानो वो घर उनका हो। एंड कीप अप द डिग्निटी ऑफ द ग्रेट हाउस, और उस ग्रेट हाउस की डिग्निटी को उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। इन अ शॉर्ट वाइल शी लिव्ड, जब वो रहा करती थी, विच आफ्टरवर्ड केम टू डिके। अब वो कह रहे हैं कि जिस घर में वो मतलब रहा करती थी, तो वो क्या हो गया था, केम टू डिके। डिके मतलब अब वो घर एक तरह से एक कहते हैं ना, खत्म होने की कगार पे आ गया था, खराब हो गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा पुराना हो गया था कि वो रहने लायक नहीं रहा था वो घर। एंड वॉज नियरली पुल डाउन, और मतलब एक तरह से वो गिर सा गया था वो घर, है ना, पुल डाउन का मतलब होता है गिर जाना। एंड ऑल इट्स ओल्ड ऑर्नामेंट स्टिप्ड एंड कैरिड अवे टू दी ओनर्स अदर हाउस। मतलब वो कह रहे हैं कि क्या हुआ कि वो घर जो था, मतलब दादी रहती रही, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो डिके, उसका डिके मतलब विनाश हो गया, एक तरह से वो गिर गया और मतलब विध्वंस हो गया उस घर का। एंड जो उसका ऑर्नामेंट, यानी कि उसके अंदर जो भी कीमती चीज़ें थी उस घर के अंदर, स्टिप्ड, वहाँ से हटा दी गई। कैरिड अवे मतलब लाना, और लाई गई, लाई कहाँ गई, टू दी ओनर्स अदर हाउस। वो जो चीज़ें थी वो कहाँ लाई गई, ओनर्स अदर हाउस, यानी कि जो मालिक था, जिसने कहीं और अपना नया घर लिया था, वो तो अपने नए घर में रहता था, और जो चार्ल्स लैम्ब की दादी थी फील्ड, वो इस घर की केयर टेकर थी, वो इसमें रहती थी। लेकिन जब ये घर टूट गया तो इसकी जो चीज़ें थी, यानी कीमती जो चीज़ें इसके अंदर थी, उनको वहाँ से हटाया गया और ओनर के घर पर इन चीज़ों को लाया गया, जिस घर में ओनर रहता था, मतलब नए घर में। वेयर दे वर सेट अप, वहाँ पर उन्होंने उन चीज़ों को सेट कर दिया। एंड लुक्ड एज ऑकवर्ड एज इफ वन वर टू कैरी अवे द ओल्ड टोम्स दे हैड सीन लेटली एट द एबी। तो जब उन चीज़ों को सेटअप मतलब सेट कर दिया गया उन घर में, उस नए घर में ओनर की, तो वो ऐसी दिखती थी, मतलब एज ऑकवर्ड एज इफ, मतलब ऐसी ऑकवर्ड वो दिखती थी जैसी कि जो टोम्स मतलब होती है पुरानी जो कब्र होती हैं, टूट फूट जाती हैं, जैसे हम अभी एलेजी रिटन कंट्री चर्चा पढ़ रहे थे, इसमें टूटी कब्र की बात आई थी। तो वही कह रहा है वो कि जैसे टूटी कब्र होती हैं, उनको क्या होता है कि एबी में लाके लगा दिया जाए। तो यहाँ पे उन्होंने एक और रेफरेंस दिया है, एबी। आपको पता होगा कि जो ये जो एबी एक प्लेस है जहाँ पर जो मतलब जो फेमस बड़े बड़े लोग हैं इंग्लैंड के, उनके यहाँ पर मतलब जो ये होती हैं जो कब्र हैं वो बनाई गई हैं, उनके स्मारक बनाए गए हैं इसके अंदर। तो वो कह रहे हैं कि वो जो चीज़ें थी वो ऐसी ही लग रही थी कि जैसे मतलब पुरानी जैसे कब्रों को लाके एबी में लगा दिया गया हो, इस तरीके से वो यहाँ पे एबी का रेफरेंस दे रहे हैं चार्ल्स लैम्ब। एंड स्टिक दैम, और उनको चिपका दिया गया हो इन लेडीज टॉडरी गिल्ट ड्राइंग रूम। ठीक है, सो वो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि वो जो लेडी का वहाँ पे जो ड्राइंग रूम था वहाँ पर उनको चिपका दिया गया। हेयर जॉन स्माइल, यहाँ पर जो जॉन है, जॉन देखना आप इसको ध्यान रखना, ये जो नाम है इनके बेटे का नाम है, तो जॉन यहाँ पर हंस पड़ता है, वो बोलते हैं एज मच टू से, मतलब वो ये कहना चाह रहा था दैट वुड
बी फुलिश इंडीड। तो वो कह रहा है कि जॉन यहाँ पर हंस जाता है जब वो कहानी सुना रहे हैं ना सारी, कि जैसे पुरानी कब्रों को जैसे नए एबी में आके लगा दिया जाए, वैसे वो पुरानी चीज़ें उसके घर में लग रही थी। तो यहाँ पर जो बेटा है उनका जॉन, वो हंसता है और कहता है यार वाकई में वो तो फूल था, फुलिश इंडीड। ये एक्सप्रेशंस होते हैं ना, तो उन एक्सप्रेशंस को भी उन्होंने बड़ा अच्छे से यहाँ पर लिख दिया चार्ल्स लैम्ब ने। आगे बोलते हैं एंड देन आई टोल्ड हाउ व्हेन शी केम टू डाई। फिर मैंने आगे बताया कि कैसे वो मतलब उनकी डेथ हुई थी। फिर वो डेथ के बारे में बता रहे हैं अपनी दादी की, है ना। तो एक तरह से वही स्टोरी, ये कोई कहानी वानी नहीं है, जैसे नेचुरल बातें हैं, जैसे हम लोग नहीं बताने लग जाते अपने बड़ों की बातें, या हम अपने मम्मी पापा से पूछे तो वो अपने बड़ों की बातें हमें बताने लग जाते हैं। तो बिल्कुल नेचुरल मतलब प्रोसेस है कि कैसे कैसे हुआ था, वो सब एकदम बड़े ईजी वे में वो बता रहे हैं बच्चों को। सो एंड देन आई टोल्ड हाउ व्हेन शी केम टू डाई, और उनकी डेथ कैसे हुई थी, फिर मैंने बच्चों को ये बताना शुरू किया। हर फ्यूनरल वॉज अटेंडेड बाई ए कनकोर्स ऑफ ऑल द पुअर। ठीक है, जो उनका फ्यूनरल था, ठीक है, आप समझते हैं फ्यूनरल क्या होता है। जो उनका फ्यूनरल था वो कनकोर्स ऑफ ऑल द पुअर, मतलब वहाँ पर जहाँ वो रहती थी वहाँ के सभी जितने भी लोग थे, पुअर लोग, वो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे उनके फ्यूनरल में। एंड सम ऑफ द जेंट्री, और कुछ वहाँ जेंट्री भी थे। जेंट्री का मतलब होता है सभ्य लोग, ठीक है, जो अच्छे उसमें होते हैं। जेंट्री टू मतलब कुछ सभ्य लोग भी थे। ऑफ द नाइबरहुड मतलब उनके पड़ोस के। फॉर मैनी माइल्स राउंड टू शो देयर रेस्पेक्ट फॉर हर मेमोरी। सो कुछ लोग दूर से भी आए थे, मतलब उनको रेस्पेक्ट शो करने के लिए, वो ये कह रहे हैं आगे। Because she had been such a good and religious woman, so good indeed that she knew all the psaltery by heart। फिर वो बता रहे हैं कि सब लोग उनको इतना रेस्पेक्ट शो कर रहे थे उनकी डेथ पर, उनके फ्यूनरल पर, और क्यों ना करते, क्योंकि वो इतनी रिलीजियस और गुड वोमेन थी ना, कि वो वाकई अच्छी थी। ये सब वो डिज़र्व करती थी। वो अपने बच्चों को ये कहना चाह रहे हैं कि वो ये सब डिज़र्व करती थी, वो वाकई में बहुत अच्छी थी, मतलब मेरी दादी बहुत अच्छी थी। सी न्यू ऑल दी साल्ट्री बाई हर्ट। साल्ट्री मतलब होता है कि सारे जो रिलीजियस सॉन्ग वगैरह होते हैं वो उनको बाई हर्ट, मतलब बिल्कुल याद थे उनको, सब कुछ उनको आता था मुँह जवानी, क्योंकि बहुत रिलीजियस थी ना वो, तो सब उनको आता था। एंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ दी टेस्टामेंट बिसाइड, और इसके अलावा उनको क्या आता था, टेस्टामेंट मतलब जो बाइबल है ना हमारा, तो इंग्लिश बाइबल, सॉरी हमारा नहीं, इंग्लिश जो बाइबल है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्हें मतलब जो रिलीजियस सॉन्ग हैं, साल्ट्री मतलब रिलीजियस सॉन्ग, इसके अलावा उनको बाइबल के टेस्टामेंट के बारे में भी उनको पता था, वो भी उनको आता था। हियर लिटिल एलिस स्प्रेड हर हैंड। ठीक है, आपको पता है ना एलिस कौन है, ये उनकी बेटी है और जॉन उनका बेटा है। तो ये दोनों बच्चे इनकी कहानी सुन रहे हैं। स्प्रेड हर हैंड, अपने हाथों को स्प्रेड करती है। देन आई टोल्ड व्हाट अ टॉल अपराइट ग्रेसफुल पर्सन देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील। फिर मैंने बताया उन लोगों को कि वाह क्या पर्सनैलिटी थी तुम्हारी दादी की, मतलब तुम्हारी जो परदादी हो गई ना बच्चों की। तो कहते हैं कि क्या पर्सनैलिटी थी उनकी, अपराइट, बहुत ही टॉल थी, अपराइट थी, ग्रेसफुल थी, मतलब ग्रेसफुल पर्सन थी वो। देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड है ना, वो इनका नाम है दादी का। वंस वॉज मतलब एक टाइम पर वो हुआ करती थी, अब तो वो है नहीं, शी इज़ नो मोर। एंड हाउ इन हर यूथ, अब वो उनके यूथ के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो अपनी जवानी में भी बहुत अच्छी लगती थी। शी वॉज एस्टीम द बेस्ट डांसर। ठीक है, वो अपनी जवानी में मतलब बहुत अच्छा डांसर थी, इतना अच्छा डांस करती थी। हेयर एलिस लिटिल राइट फुट प्लेट। यहाँ पर जो एलिस है उसके कुछ एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं स्टोरी में, आगे देखेंगे हम क्यों हो रहे हैं। एन इनवॉलंटरी मोमेंट टिल अपॉन माई लुकिंग ग्रेव इट डेसिस्टेड द बेस्ट डांसर आई वॉज सेइंग इन द कंट्री। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मैंने जब दादी के बेस्ट डांसर होने की बात बोली, यहाँ पे बोल रहे हैं ना चार्ल्स लैम्ब कि वो बेस्ट डांसर थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिस है उनकी बेटी, वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है, थोड़ा सा इनवॉल्ट्री मूवमेंट करती है, मतलब कि मतलब उसको अच्छा नहीं लगता
जब उसकी दादी को बेस्ट डांसर बोला जा रहा है, क्योंकि वो ये कहना चाहती है कि वो भी बहुत अच्छी डांसर है, तो आप कैसे, हाउ कैन यू से बेस्ट डांसर हर, मतलब दादी को आप कैसे बेस्ट डांसर बोल सकते हो, मैं भी तो अच्छा डांस करती हूँ। तो इसलिए वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट वहाँ पर देती है। टिल अपॉन माई लुकिंग ग्रेव, मतलब गुस्से वो मुझे देखती है। इट डिसस्टेट द बेस्ट डांसर, ये वर्ड उसको अच्छा नहीं लगा, किसको, एलिस को। सो आई वॉज सेइंग इन द कंट्री, सो वो कहते हैं ओके आई वॉज जस्ट सेइंग कंट्री, मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ कि वो उस कंट्री में बेस्ट डांसर थी, मैं कोई तुमसे थोड़ी उसकी कंपेयर कर रहा हूँ दादी की। तो ऐसे करके जो है चार्ल्स लैम्ब उसको मना लेते हैं। फिर आगे वो ऐसे ही कंटिन्यू करते अपनी स्टोरी। टिल ए क्रूअल डिसीज कॉल्ड ए कैंसर। अब वो कह रहे हैं कि मेरी जो दादी थी जवानी में बहुत अच्छी लगती थी, बहुत लंबी चौड़ी, उनकी मतलब ग्रेसफुल पर्सनालिटी थी, शी इज़ अ बेस्ट डांसर। बट वो कह रहे हैं कि फिर बाद में क्या हुआ कि जो दादी थी जब तक तो सही थी जवानी में, लेकिन फिर उनका मतलब एक तरह से डिके होना स्टार्ट हो गया था। कैसे कि उनको एक बीमारी लग गई थी। टिल ए क्रूअल डिसीज़, एक क्रूअल डिसीज़ ने उनको घेर लिया, कॉल्ड ए कैंसर, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। मतलब उनकी दादी को कैंसर हो गई थी। सो लग रहा है ना एकदम घर की सी कहानी लग रही है, जैसे कि मैं आप लोगों को कोई कहानी सुना रही हूँ, या आप लोग भी इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। जैसे अपने घर में भी हम लोग बिल्कुल जनरल, बिल्कुल अपने मम्मी पापा से जब बातें करते हैं तो वो अपनी ऐसी किसी आंटी वगैरह की बात बताने लग जाते हैं पुरानी, और हमें बड़ा मज़ा आता है जब हम छोटे होते थे ना, तो वो सुनने में बड़ा मज़ा आता था। तो बिल्कुल वैसे ही चार्ल्स लैम्ब यहाँ पर उस डेस्क मतलब उस डिस्क्रिप्शन को दे रहे हैं बच्चों को कि कैसे उनकी दादी ऐसी थी और फिर उनको एक कैंसर हो गया एंड बोर्ड हर डाउन, और उनको क्या कर दिया, बोर्ड मतलब झुका दिया, एक तरह से तोड़ देती है ना बीमारी आके इंसान को, तो इस तरीके से वो कहना चाह रहे हैं विद पेन, और उनको दर्द ने झुका दिया। बट इट कुड नेवर बेंड हर गुड स्पिरिट, मतलब वो ये कह रहे हैं कि मेरी जो दादी थी वो अपराइट थी, टॉल थी, लेकिन जब कैंसर उनको हुआ तो कैंसर ने उनको क्या कर दिया, बोर्ड झुका दिया, मतलब दर्द से, विद पेन। बट इट कुड नेवर बेंड हर गुड स्पिरिट, लेकिन ये जो कैंसर था ना, ये उनको कभी बैंड नहीं, मतलब उनकी गुड स्पिरिट को कभी बैंड नहीं कर सका, मतलब उनकी स्पिरिट को कभी झुका नहीं पाया। तो वही वाली बात है, यहाँ एक मोटिवेशन बच्चों को मिल रही है कि कोई बात नहीं, हम कैसे भी हों, कैसी भी परिस्थितियों में हों, हमें कभी बैंड नहीं होना चाहिए। ऐसे बच्चों की जो इमेजिनेशन है वो एक्सपेंड होती है ना, अच्छी अच्छी बातें बच्चे जब सुनते हैं अपने बड़े लोगों के मुँह से, तो वही यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब कर रहे हैं, है ना। और वो एक तरह से हमें भी बताना चाह रहे हैं कि हमें भी ये काम करना चाहिए, अपने बच्चों को अपनी बड़ों की कहानियाँ, अपनी कहानियाँ सुनानी चाहिए, जिससे कि जो अच्छी बातें हैं वो जनरेशन टू जनरेशन, जो हमारी ट्रेडिशन है वो पास आउट होती रहती हैं जब हम अपनी स्टोरी बताते हैं अपने बच्चों को। सो वही है यहाँ पे, है ना। तो मतलब वो कह रहे हैं कि कैंसर उनकी जो गुड स्पिरिट है उनको नहीं झुका सका, और मेक देम स्टूप, है ना, और या फिर कह लो कि उनको खड़ा रखा उनकी स्पिरिट ने। बट दे वर स्टिल अपराइट, वो अभी भी क्या थी, अपराइट थी, मतलब सीधी थी वो। बिकॉज शी वॉज सो गुड, क्योंकि वो इतनी अच्छी थी, मतलब कैंसर हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब इतना उनको प्रॉब्लम होती थी, बट फिर भी वो अपराइट स्टेट थी क्योंकि वो इतनी अच्छी थी। एंड रिलीजियस, वो इतनी धार्मिक थी। देन आई टोल्ड हाउ सी वॉज यूज टू स्लीप बाई हर सेल्फ। अब फिर मैंने ये बताना शुरू किया अपने बच्चों को, देन आ गया ना यहाँ पे, देन तब आई टोल्ड, मैंने बताया, हाउ कि कैसे सी वॉज यूज टू स्लीप, वो कैसे सोया करती थी। आगे स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ते जा रहे हैं अपनी दादी की कहानी में, बताते जा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, आप सब कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे वो अपना पहले मेंशन उनका घर के बारे में बताते हैं, फिर कैसे उनकी डेथ के बारे में बताते हैं, फिर उनकी युवावस्था जवानी के बारे में बताते हैं, फिर कैसे वो उनका डिके हुआ, एक बीमारी ने उनको घेर लिया, वो बताते हैं। फिर वो अब आ जाते हैं उनकी हैबिट पर। तो वो कह रहे हैं कि मैंने फिर उन बच्चों को बताना शुरू किया कि वो कैसे सोया करती थी बाई हर सेल्फ, अकेले। भाई वो इतने बड़े घर में रहती थी तो अकेले ही तो सोएंगी, तो वो कैसे सोया करती थी अकेले, मैंने बच्चों को बताना शुरू किया बाई हर सेल्फ इन ए लॉन चैम्बर ऑफ दी ग्रेट लॉन हाउस। वो जो ग्रेट लॉन, वो जो हाउस था बड़ा सा, जो 100 गुना बड़ा घर था उनके घर से, उस घर के वो बड़े से चैम्बर में, रूम में अकेले कैसे सोया करती थी, मैंने बताया। एंड हाउ शी बिलीव्ड, और कैसे वो बिलीव्ड, माना करती थी, दैट एन apparition of two infant was to be seen at midnight। ओके, तो वो कह रहे हैं कि वो मतलब सोने की बात बताते हैं, फिर वो कहते हैं कि कैसे वो माना करती थी कि जब रात को वो सोती हैं तो एपरेशन होता है, मतलब एक तरह से भूत, आत्मा,
कि 2 बच्चों की आत्मा वहाँ पर आती थी, उनको दिखाई देती थी। अब बच्चे एकदम से क्यूरियस हो जाते हैं चार्ल्स लैम्ब के। जब ऐसी बातें बच्चों को सुनाओ ना, बच्चों को बड़ा मजा आता है, अच्छा फिर क्या हुआ? बच्चे और पास आ जाएंगे, थोड़ा सा आपके क्लोज आ जाते हैं सुनने के लिए, अच्छा फिर क्या हुआ? तो वही मतलब एक्सप्रेशन गेन करने के लिए चार्ल्स लैम्ब यहाँ पे बता रहे हैं अपनी दादी की, कि जो दादी थी मेरी, वो ऐसे माना करती थी कि उनको जो 2 बच्चे थे ना, वो कौन से 2 बच्चे थे? ये जो 2 इन्फेंट है ना, ये वही वाले जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किए थे कि एक क्रूअल चाचा था, उसने अपने 2 बच्चों को मार दिया था उस घर में, तो वो इंसिडेंट, वो हादसा उस घर के साथ जुड़ा हुआ था, ऐसा माना जाता था। सच क्या है झूठ क्या है किसी को नहीं पता। तो वो दादी जो थी ना, उनकी दादी को सोते समय उन जो 2 इन्फेंट थे जिनकी स्टोरी चिमनी पर लिखी हुई थी, वो उनकी आत्मा दिखाई देती थी। ठीक है, तो वो बच्चों को बता रहे हैं और बच्चे और उत्सुकता के साथ सुन रहे हैं। इन्फेंट वॉज टू बी सीन एट मिडनाइट, जो कि मिडनाइट, रात, आधी रात में उनको, वो बच्चे जो थे उनकी आत्मा, उनका भूत आता था ग्लाइडिंग अप, और वो उड़ता था वहाँ पर, एंड डाउन द ग्रेट स्टेयर केस नियर वेयर शी स्लेप्ट। ठीक है, और वो वहाँ पर जो, जहाँ पर वो सोती थी ना, जहाँ वो सोया करती थी, सी स्लेप्ट मतलब वो सोया करती थी। स्टेयर केस होता है सीढ़ियों के पास, नियर वेयर सी स्लेप्ट मतलब सीढ़ियों के पास जहाँ उनका रूम था, वहाँ जहाँ सोया करती थी, वहाँ पर उन बच्चों का जो एपरेशन था उनको दिखता था। बट सी मतलब उड़ा करता था, बट सी सैड, लेकिन उन्होंने कहा दोज इनोसेंट वुड डू हर नो हार्म, लेकिन वो कहती थी कि जो बच्चे हैं ना, जो रात को, मतलब वो डेली आया करते थे उस घर में, उस मैंसन में, वो डेली बच्चे रात को आया करते थे, उनकी आत्मा आती थी। तो वो कहती हैं कि उन बच्चों ने, बेचारे इनोसेंट बच्चों ने, मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हार्म आया ना, तो वो उन्हीं की बात कर रहे हैं। एंड हाउ फ्राइटेंड आई यूज टू बी, लेकिन मैं तो डर जाया करता था, क्योंकि ये जो बात वो बता रहे हैं ना, जैसे अभी वो अपने बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं अपनी दादी की, तो ये सेम स्टोरी उनकी दादी ने उनको सुनाई थी जब वो अपनी दादी के यहाँ रहने जाते थे। तो वो दादी बोलती थी कि वो जो बच्चे थे ना, उनका भूत रात को आता है। तो बच्चे सुन के, जो चार्ल्स लैम्ब है और उनके जो भाई बहन उनके यहाँ जाते थे, वो डर जाते थे। तो कह रहे हैं कि एंड हाउ फ्राइटेंड आई, कि मैं तो भैया बहुत तेज़ डर जाता था, मतलब ये सारी बातें सुनकर। दो इन दोज डे, हालांकि उन दिनों, आई हैड माई मेड टू स्लीप, और उन दिनों मैं क्या करता था कि जो मैं तो अपनी मेड के साथ, मतलब जो काम करने वहाँ पे आती थी, उसके साथ वो सोया करते थे, क्योंकि उनको इतना डर लग जाता था। दादी तो उनकी अकेली सोती थी, लेकिन ये स्टोरी सुनने के बाद ना चार्ल्स लैम्ब को बड़ा डर लगता था, तो वो अकेले नहीं सोते थे, फिर वो मतलब अपनी मेड के साथ वहाँ सोया करते थे जब वो बच्चे थे। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब की स्टोरी आ गई। सो इसीलिए मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है, इसमें अब चार्ल्स लैम्ब अपनी सारी बातें, बचपन से जुड़ी हुई बातें हमको यहाँ पे बता रहे हैं। तो वो मेड यहाँ पर सोती थी उनके साथ, है ना, विद मी, बिकॉज आई वॉज नेवर हाफ सो गुड और रिलीजियस एज सी। तो वो ये कह रहे हैं कि मतलब वो अपनी मेड के साथ सोते थे, लेकिन because I was never half so good or religious as she, and yet I never saw the infant. अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको डर लगता था ये सारी बातें सुन के अपनी दादी की, तो वो मेड के साथ सो जाया करते थे। फिर वो बोलते हैं कि मुझे हालांकि कभी भी, आई नेवर सॉ द इन्फेंट, वही बच्चों की बात करना है कि मुझे वो बच्चे कभी भी नहीं दिखे, क्योंकि शायद मैं इतना रिलीजियस और अच्छा नहीं था अपनी दादी की तरह। तो वो बोल रहे हैं कि मेरी दादी इतनी अच्छी थी कि उनको उन बच्चों की मतलब आत्मा दिखाई देती थी, बट भाई मुझे तो कभी नहीं दिखाई दी, क्योंकि शायद मैं इतना अच्छा नहीं था, मैं इतना महान नहीं था मेरी दादी की तरह, लेकिन डर मुझे लगता था। आगे वो बोलते हैं, जो ये वाली बात बताई है यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब ने अपने बच्चों को, तो वो जो जॉन है, जॉन का एक्सप्रेशन वो यहाँ पे बताते हैं। हेयर जॉन एक्सपेंडेड ऑल हिज आईब्रो, यहाँ पर जो जॉन है वो अपनी पूरी जो आईब्रो है उनको एक्सपेंड कर लेता है, एंड ट्राई टू लुक करेजियस, और बड़ा ही करेजियस दिखाई देता है, मतलब करेजियस मोड में वो आ जाता है। जॉन कौन है यहाँ पर? चार्ल्स लैम्ब का बेटा। ठीक है, और इनके भाई का नाम भी जॉन था। ठीक है, आगे वो हम जानेंगे कि हुआ क्या था एक्चुअली। मतलब वो अपने आप को एकदम ऐसे शो करता है अपने फादर को कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है। देन आई टोल्ड हाउ गुड सी वाज टू ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर मैंने उनको बताया अपने बच्चों को। आई देन
मतलब तब मैंने बताया, आई टोल्ड हाउ गुड शी वॉज, कि वो कितनी अच्छी थी, टू ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने सभी ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। सभी ग्रैंड चिल्ड्रन से मतलब क्या है कि वो ग्रेट ग्रैंड दादी हैं तो उनके और भी बच्चे होंगे और उन बच्चों के बच्चे भी उनके पास आया करते होंगे। जैसे चार्ल्स लैम्ब जाते थे तो चार्ल्स लैम्ब की खुद की सिबलिंग, मतलब अपने भाई, एक इनकी बहन भी तो थी चार्ल्स लैम्ब की, और एक इनके भाई भी थे, उनका नाम भी जॉन था। तो ये लोग अपनी दादी के पास जाते थे, फील्ड के पास, और उनके और भी कज़िन वगैरह वहाँ पे आते होंगे। तो वो बता रहे हैं कि वो कितनी अच्छी थी सभी बच्चों के लिए, हैविंग अस टू ग्रेट हाउस, और उन लोगों ने हमें अपने इतना अच्छे से उस घर में हमें रखा था इन दी हॉलीडेज़। मतलब जो गर्मियों की छुट्टियों में ये लोग जाते थे, मतलब चार्ल्स लैम्ब अपने सिबलिंग के साथ, और वहाँ पर जो उनको कज़िन्स मिलते थे उन सबके साथ वो इतना इन्जॉय करते थे अपनी दादी के घर में कि वो बहुत अच्छे से उनको केयर टेकर करती थी, बहुत अच्छे से उनको रखती थी वहाँ पर। वेयर आई इन पार्टिकुलर यूज टू स्पेंड मैनी आवर्स बाई माई सेल्फ, जहाँ पर मैं क्या करता था, अब वो अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है। सो ये ऐसे इनका फुली ऑटोबायोग्राफिकल है, सारे ऑटोबायोग्राफिकल यहाँ पे एलिमेंट अब आते जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं वहाँ पे, वेयर जहाँ पर, आई इन पार्टिकुलर यूज टू स्पेंड मैनी आवर्स, कि मैं वहाँ पर बहुत सारे आवर्स कैसे स्पेंड करता था बाई माई सेल्फ, अपने साथ। क्या करते थे यहाँ पे चार्ल्स ने, वो ये बता रहे हैं कि मैं कैसे घंटों स्पेंड करता था वहाँ पे इन गेजिंग अपॉन द ओल्ड बस्ट ऑफ द 12th सीजर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं वहां पर पता है क्या करता था अपने बच्चों को, मैं कई कई घंटों गेजिंग करता था, मतलब घूरने में वो कई घंटे व्यतीत कर देते। किस चीज़ को घूरने में व्यतीत कर देते? अपॉन दी ओल्ड बस्ट, जो पुरानी बस्ट होती है, प्रतिमाएं। जैसे पुरानी आपने देखा होगा बड़े बड़े जो हॉल होते हैं, बड़े बड़े महल होते हैं राजा महाराजाओं के, उनमें बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनी होती हैं। तो कहते हैं कि मैं उस बड़े से हॉल में ना, मैं उन पुरानी वहाँ पे बस्ट प्रतिमाएं लगी हुई थी पुरानी, उनको देखने में, गेजिंग करने में घंटों व्यतीत कर देता था। ऑफ द 12 सीजर, किसकी थी वो बस्ट? 12 सीजर, यानी 12 सीजर्स की, वो 12 सीजर्स की वहाँ पर बस्ट बनी हुई थी। इसका मतलब क्या है कि जो इंग्लैंड है ना, पहले वहाँ पे क्या था कि जो रोमन लोग हैं उनका साम्राज्य था। तो पहले के ज़माने में, मतलब जूलियस सीजर आपने पढ़ा होगा उसका, विलियम शेक्सपियर का, तो वो रेफरेंस भी यहाँ पे इन्होंने एक तरह से दे दिया है कि जो सीजर है, मतलब पुराने टाइम पर राजाओं को सीजर बोला जाता था। तो 12 राजाओं की बस्ट वहाँ पर बनी हुई थी उस महल में। तो वही बता रहे हैं जिनको सीजर बोलते थे, तो उनको देखने में वो कई कई घंटे मतलब व्यतीत करते थे चार्ल्स लैम्ब। दैट हैड बीन एम्परर ऑफ द रोम, जो कौन थे वो लोग, जो 12 प्रतिमाएं बनी थी सीजर की, वो सीजर कौन थे? वो एम्परर थे रोम के, यहाँ पर खुद ही चार्ल्स लैम्ब ने बता दिया। टिल दी ओल्ड मार्बल हैड वुड सीम टू लिव अगेन, और कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि ये जो ओल्ड मार्बल हैड है ना, उन बस्ट के बच्चे ही तो थे चार्ल्स लैम्ब, अपने बचपन की बातें बता रहे हैं अपने बच्चों को वो। तो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता था जब मैं उन मार्बल्स के हैट को देखता था ना, तो ऐसा लगता था कि लिव अगेन, मतलब ऐसा लगता था कि दोबारा से जिंदा हो जाएंगी क्या। कभी कभी ऐसा मुझे फील होता था कि ये फिर से जिंदा हो जाएंगी, जिंदा ना हो जाए। और आई टू बी टर्न इनटू मार्बल विद दैम, मतलब वो कह रहे हैं कि कभी मुझे, मतलब मैं इतनी देर उनको देखता रहता था कि मुझे लगता था कि या तो ये जो मार्बल है, ये जो पत्थर हैं, ये फिर से मतलब पुनः जीवित हो जाएंगे, या फिर कहीं मैं ना पत्थर बन जाऊं, मतलब मैं खुद ना इनके जैसे बस्ट बन जाऊं, मार्बल का बन जाऊं। तो हंसते हुए बताते हैं अपने बच्चों को कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था। फिर वो आगे बोलते हैं, हाउ आई नेवर कुड बी टायर्ड विद रोमिंग अबाउट दैट ह्यूज मैंसन। कहते हैं कि यार बस क्या बताऊं, उस घर की बातों के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। मतलब पहले तो वो घंटों घंटों उन मूर्तियों को निहारते थे, फिर हाउ आई नेवर कुड बी टायर्ड, और मैं कभी नहीं थकता था यार, विद रोमिंग अबाउट दैट ह्यूज मैंसन, उस ह्यूज मैंसन मतलब वो जो बड़ा सा हॉल था जिसमें उनकी दादी रहती थी, उसमें घूमने से, रोमिंग मतलब क्या होता है? घूमना। तो वो घूमते रहते थे भाई, वो इतना बड़ा मतलब महल था, जैसे राजा महाराजाओं के महल देखे होंगे आप लोगों ने, पुराने जो किले वगैरह होते हैं, इस तरीके का था वो। तो वो बहुत बड़े होते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं तो उसमें घूमता ही रहता था, और यार मैं थकता ही नहीं था उसमें घूमते घूमते। विद इट्स वर्स्ट एम्प्टी रूम्स, और इसमें बहुत बड़े बड़े जो रूम थे ना, वो भाई वहाँ कोई रहता तो था ही नहीं, ये बच्चे लोग पहुँच जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो वहाँ पे जो रूम थे ना बड़े बड़े उस मैंसन के, वो कैसे थे? खाली थे। तो मैं बस घूमता रहता था उसमें। विद देयर वोन आउट हैंगिंग, फिर कह रहे हैं वो फ्लटरिंग टैपेस्ट्री एंड कार्व्ड ओकन पैनल्स,
टैपेस्ट्री क्या होता है? टैपेस्ट्री होती है एक तरह से जो कपड़ा होता है ना, पहले के टाइम पे आपने देखा हुआ है, आप जानते हो, कपड़े पे पुरानी औरतें जो होती थी, जैसे मेरी मम्मी भी बनाती थी, कपड़े पे लेके सुई धागे से कढ़ाई करती थी, फिर उस कपड़े को, टैपेस्ट्री को मतलब एक फ्रेम करवा लेती थी। तो उस तरह की तस्वीरें पहले चलती थी। आजकल तो अब मॉडर्न टाइम है, तो हम पेंटिंग, अच्छे अच्छे पेंटिंग्स, और कैमरा आ गया, कैमरे का ज़माना है। उस टाइम पे कैमरा वगैरह नहीं होते थे, है ना। तो पुराने टाइम के जो लोग थे ना, वो हाथों से पेंटिंग बनाते थे, टैपेस्ट्री करते थे, इस तरीके से अपने घरों को सजाते थे। तो वही कह रहे हैं कि वहाँ पर मतलब जब मैं कमरों में, मतलब वो घूमते रहते थे वहाँ पे चार्ल्स लैम्ब, तो कह रहे हैं कि मैं जब घूमता था ना, तो वहाँ पे मुझे बस पुरानी टूटी फूटी, वॉर्न आउट, मतलब टूटी फूटी, फ्लटरिंग, मतलब दीवारों पर टंगी हुई मुझे टैपेस्ट्री दिखती थी, और वही पैनल वगैरह जो होते हैं, वो सब कुछ मुझे वहाँ पर टंगा हुआ दिखता था, विद द ग्लाइडिंग ऑलमोस्ट रब्ड आउट, मतलब ऑलमोस्ट वो सब चीज़ें कैसी थी, डैमेज कंडीशन में थी। फिर वो बोलते हैं समटाइम्स, कभी कभी, इन दी स्पेसियस ओल्ड फैशन गार्डनर्स। और फिर वहाँ पे मैं कभी कभी कहाँ, पहले तो वो इधर घूम रहे हैं, पहले यहाँ का बता दिया, मतलब कुल मिलाकर अब वो उस महल का मतलब आपको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो किस तरीके का था। तो कभी कभी मैं वहाँ पर ओल्ड फैशन, मतलब पुराने टाइप का बना हुआ गार्डन था वहाँ पर, उसमें चला जाया करता था, विच आई हैड ऑलमोस्ट टू माई सेल्फ। वहाँ पर भी मैं अकेला होता था, ठीक है। जो चार्ल्स लैम्ब है ना, उनको अकेले रहना बड़ा पसंद था, तो वो अकेले अकेली जगहों को वहाँ पर देखते थे। तो पहले खाली खाली कमरों में घूमते थे, फिर वो उस ओल्ड फैशन गार्डन में पहुँच जाते थे। अनलेस व्हेन नाउ एंड देन अ सॉलिटरी गार्डनिंग मैन वुड क्रॉस मी, and how the nectarines and peaches hung upon the walls। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो ओल्ड फैशन गार्डन था, वहाँ पर भी क्या था कि कोई नहीं था मुझे वहाँ पे क्रॉस करने वाला, और वहाँ पे मैं देखता था कि कैसे, नेक्ट्राइन्स एक फल का नाम होता है, और पीचेस ये फल्स होते हैं, मतलब फ्रूट। तो वो वहाँ पर दीवारों पर, उस जो ओल्ड फैशन गार्डन बना था ना, उस मेंशन के अंदर, उस पर ये जो फ्रूट्स हैं, पीचेस, नेक्ट्राइन्स, ये सब क्या है, टंगे रहते थे, विदाउट माई एवर ऑफरिंग टू प्लग दैम। तो वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मैं देखता रहता था, हालांकि मुझे प्लग मतलब तोड़ने की परमिशन मुझे वहाँ पर कभी नहीं मिली थी, बिकॉज दे वर फॉरबिडन फ्रूट। देखिए यहाँ पर एक और रेफरेंस आ गया। अब यहाँ पर उन्होंने जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, वहाँ से रेफरेंस लिया है। वहाँ पर है ना, एडम और ईव रहते हैं एक पैराडाइज, उसमें पैराडाइज में, स्वर्ग में, जिसमें एक ऐसा ट्री है जिस पर फॉरबिडन फ्रूट है, जिनको एडम और ईव को नहीं खाना है, एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है गॉड की तरफ से। सो यहाँ पर वही वाला रेफरेंस यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब ले रहे हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं रीडर से कि उनको पता होगा इसके बारे में। तो वो कह रहे हैं कि वो सारे जो बाग बगीचे, वो फूल फल जो वो थे ओल्ड फैशन गार्डन में, वो सभी मेरे लिए क्या थे, फॉरबिडन थे, मतलब मेरे को वो छूने, मतलब उन्हें छूने की, तोड़ने की परमिशन नहीं थी। अनलेस नाउ एंड देन, एंड बिकॉज आई हैड मोर, मतलब अनलेस नाउ एंड देन का मतलब है कभी नहीं, एंड बिकॉज आई हैड मोर प्लीजर इन strolling about among the old melancholy looking yew trees or the firs and picking up the red berries। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे लिए तो वो गार्डन के जो फ्रूट थे वो फॉरबिडन थे। तो भाई अब उनको क्या मजा आएगा एक बच्चे को, जब उसको मतलब उसको तोड़ने की, उनको टच करने की परमिशन ही नहीं है, तो बच्चे को क्या मज़ा आएगा, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अनलेस एंड नाउ एंड देन, और कभी भी मुझे उनको परमिशन नहीं थी कि मैं उनको टच भी करूँ, एंड बिकॉज, क्योंकि आई हैड मोर प्लीजर इन स्टॉलिंग अबाउट among the old melancholy looking yew trees। तो वो कह रहे हैं कि फिर उनको मुझे, मतलब वो मेरे लिए फॉरबिडन था, इसीलिए वो क्या करते थे, उनको प्लीजर किस चीज़ में मिलता था, जो मेलंकली, यहाँ पर वो ट्रीज़ को मेलंकली बोल रहे हैं कि मेलंकली, वहाँ पे यू ट्रीज़, वहाँ पर जो पेड़ थे ना, उनको देखने में उनको प्लीजर मिलता था। यू ट्रीज़ एक पेड़ होता है बहुत घना, जिसका मतलब जड़ें होती हैं, मोटी मोटे तना होता है, और हरी हरी उसके ऊपर टहनियाँ होती हैं, मतलब फैला हुआ बड़ा वृक्ष होता है ये यू ट्री। और ये बहुत सारे, आपने पोइम पढ़ी होंगी, उसके अंदर इसका ज़रूर वर्णन आ जाता है। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे मुझे जो पेड़ थे बड़े बड़े, उनको देखने में बड़ा प्लीजर मिलता था, यू ट्रीज और द फर्स, एंड पिकिंग अप द रेड बेरीज एंड द फेयर एप्पल्स। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आया है पिकिंग। तो मतलब वो कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े पेड़ थे, वो बता रहे हैं वही गार्डन में कि वो उनको देखा करते थे, और पिकिंग क्या करते थे, वो रेड बेरीज एंड द फेयर एप्पल्स विच वर गुड फॉर नथिंग बट टू लुक एट। मतलब
भाई तोड़ने की उनको परमिशन नहीं थी, लेकिन ये जो पके हुए फल होते हैं ना वो अपने आप ऑटोमेटिक पेड़ों से गिर जाते हैं, तो वो नीचे पड़े होते हैं ना, तो उनको भी पिकअप कर लेते थे ना। तो वही बता रहे हैं कि मैं रेड बेरीज को उठा लेता था, एप्पल्स को उठा लेता था, ठीक है। सो वो कुछ ज़्यादा मतलब उसमें उनको इतना मज़ा नहीं आता था, पर वो ठीक है उनको उठा लेते थे। वर गुड फॉर नथिंग बट टू लुक एट, जो देखने में उनको अच्छा लगता था। और इन लाइंग अबाउट अपॉन द फ्रेश ग्रास, और वो क्या करते थे, वहाँ पे जो फ्रेश ग्रास थी उस पर उन्हें लेटने में बड़ा प्लीजर मिलता था। विद ऑल द फाइन गार्डन स्मेल अराउंड मी, और मेरे आसपास उस जो गार्डन था ना उसकी जो एक फ्रेश स्मेल आती थी उससे मुझे बड़ा अच्छा फीलिंग आती थी। और बास्किंग इन द ऑरेंजरी, और वो क्या करते थे, अपने आप को बास्क करते थे किसमें, ऑरेंजरी में, मतलब संतरे के जो वहाँ पे पेड़ बने होंगे उसके बीचों बीच वो अपने आप को धूप में थे ना, तो धूप में जो सेक मतलब बास्किंग करने में उन्हें वहाँ ऑरेंजरी जो पेड़ थे संतरे के उसमें बड़ा मज़ा आता था। टिल आई कुड ऑलमोस्ट फैंसी माई सेल्फ, और मैं फिर क्या करता था अपने मतलब मैं एक कल्पनाओं में खो जाता था, अपने आप को पूरा कल्पनाओं में डुबो लेता था। राइपनिंग टू मतलब पकने तक इसका मतलब क्या है कि जैसे मतलब जो मतलब फ्रूट वगैरह होते हैं ना, तो जो पेड़ों पे जैसे पके हुए फ्रूट होते हैं, तो पहले वो कच्चे होते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को वहाँ पर लेट जाता था, वहाँ लेटने में बड़ा मज़ा आता था, और फिर मैं कल्पनाओं में खो जाता था। तो कल्पनाओं में जब वो डूबते थे तो उन कल्पनाओं में जब तक डूबे रहते थे जब तक कि वो पक ना जाए कल्पनाएं उनकी, मतलब बिल्कुल मैच्योर ना हो जाए, ठीक है। अलोंग विद द ऑरेंजेस एंड द लाइम्स इन दैट ग्रेटफुल वार्मथ, और इन वॉचिंग दी डैश, मतलब देखो यहाँ पर उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है, फैंसी माई सेल्फ राइपिंग टू अलॉन्ग विद द ऑरेंजेस एंड द लाइम इन दैट ग्रेटफुल वार्म, मतलब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मैं जो अपनी जो फैंसी है, अपनी जो इमेजिनेशन है उनमें ऐसा डूब जाता था जब तक वो पक ना जाए, यानी कि फुल मैच्योर ना हो जाए, वो कंप्लीट कर लेते थे अपनी इमेजिनेशन को, तब तक वो वहाँ बास करते रहते थे। तो कह रहे हैं कि बिल्कुल वैसे ही जैसे संतरे ऑरेंजेस एंड लाइम, जैसे नींबू और संतरे होते हैं ना जो गर्मी में मतलब उस जो सन की जो वहाँ गर्मी है उससे जैसे वो पकते हैं, राइप होते हैं, वैसे ही मैं अपनी इमेजिनेशन को वहाँ पे धूप लगाता था, सेकता था। हियर जॉन स्लाइली डिपॉजिटेड बैक अपॉन द प्लेट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यहाँ पर जो जॉन है, मतलब यहाँ पर जो चार्ल्स लेम है वो वापस से अपने बच्चों की जो एक्सप्रेशन है वो बताने लग जाते हैं कि जो कहानी सुनाते वक्त बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ बता रहे हैं वो, कि जॉन क्या करता है, स्लाइली चुपके से पीछे से जाता है और एक प्लेट में अ बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा लेके आ जाता है। मतलब उसका ये पर्पज़ है कि कहानी सुनते सुनते अंगूर खाएंगे तो बड़ा मतलब मज़ा आएगा। विच नॉट अनऑब्जर्व बाई एलिस, एलिस उसको देख लेती है। ही हैड मेडिटेटेड डिवाइडिंग विद हर, ठीक है, वो कहता है कि ठीक है, ही हैड मेडिटेटेड डिवाइडिंग विद हर, उसने मतलब ये सोचा था कि वो एलिस के साथ उनको मतलब दोनों शेयर करके उसको खाएंगे और कहानी सुनेंगे। एंड बोथ सीम विलिंग टू relinquish them for the present as irrelevant than in somewhat a more heightened tone I told how। फिर बाद में क्या होता है कि जो चार्ल्स लैम है वो अपनी जो टोन है मतलब उसको हाइटेंड कर लेते हैं, मतलब ज़ोर से बताने लग जाते हैं, तेज़ कर लेते हैं अपनी टोन को कहानी सुनाते सुनाते। आई टोल्ड how though their grandmother फील्ड लव्ड ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, वो कहते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी फील्ड, वो कैसे सभी अपने ग्रांड मतलब जो बच्चे थे नाती पोते वो जो गर्मियों में वहाँ जाते थे उनके घर में, उनको कैसे प्यार करती थी। यट इन एन स्पेशल मैनर सी माइट बी सेड टू लव देयर अंकल जॉन लैम, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वैसे तो उनकी जो दादी थी वो सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन स्पेशल मैनर शी माइट बी सैड टू लव देयर अंकल जॉन, देयर आया है यहाँ पर वर्ड, यानी बच्चों के जो अंकल थे, बच्चों के जो चाचा थे जॉन लेम, उनको एक स्पेशल में मतलब वे में प्यार करती थी, मतलब दादी का बहुत लाडला था। तो यहाँ पर जो जॉन लेम है ना, यहाँ पर डैश उनका नाम पूरा नहीं लिखा, सिर्फ जॉन एल लिखकर छोड़ दिया है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जॉन लेम थे उनके जो भाई थे जॉन लेम, उन जो चार्ल्स लेम के भाई जॉन लेम उनके बच्चों के अंकल हो गए। तो वो उनसे यही कह रहे हैं कि जो तुम्हारे चाचा थे ना वो दादी के बहुत लाडले थे, दादी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बिकॉज ही वॉज सो हैंडसम, क्योंकि वो बहुत हैंडसम थे,
मतलब जो चार्ल्स लैम्ब का भाई था ना, जॉन लैम्ब, उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था एंड स्पिरिटेड अ यूथ, और उसमें एक यूथ की जो भावना थी उससे वो भरा हुआ था, एंड अ किंग टू द रेस्ट ऑफ अस, और हम सभी में वो एक राजा की तरह मतलब रहता था। एंड इन स्टेट ऑफ मोपिंग अबाउट इन सॉलिटरी कॉर्नर्स, ठीक है, इन स्टेट मतलब मोपिंग अबाउट अ सॉलिटरी कॉर्नर, सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत में, तो वो कह रहे हैं कि एकांत में रहने के बजाय, लाइक सम ऑफ अस, हम हमारी तरह, उसको मतलब एकांत में रहना पसंद नहीं था, like some of us, he would mount the most mettlesome horse, मतलब वो कह रहे हैं कि उसको एकांत विकांत में रहना, जैसे मुझे सॉलिटरी कॉर्नर पसंद थे, उसको ऐसा कुछ भी पसंद नहीं था, उसको घूमना बहुत पसंद था। सो वो क्या पसंद करता था, ही वुड माउंट द मोस्ट मेटलसम हॉर्स, वो सबसे ज़्यादा, मेटलसम का मतलब होता है एक ज़िद्दी, ज़िद्दी घोड़ा, तो वो जिद्दी घोड़े पर सवारी करता था, ही कुड गेट, मतलब वो उस पर सवारी करता था, वैन वट एंड इम नो बिगर देन themselves एंड मेक इट कैरी हिम हाफ ओवर द काउंटी इन अ मॉर्निंग, और सुबह सुबह उस जिद्दी घोड़े पर, मतलब उसको राइडिंग का शौक था, तो वो घोड़े को लेता था और वो सबसे जो मेटलसम जो हॉर्स था उसके ऊपर वो सवारी करता था और सुबह ही सुबह निकल जाता था। मतलब ये लोग तो सब वहीं घर में रहते थे, मैंसन में रहते थे, लेकिन इनका जो छोटा भाई था जॉन, वो सुबह सुबह निकल जाता था हॉर्स राइडिंग में, है ना। और जो काउंटी था, है ना, जो छोटा सा जो काउंटी था मॉर्निंग में, उसका वो पूरा आधा एक चक्कर वहाँ पर लगाया जाता था, एंड जॉइन दी हंटर्स, और हंटर्स को, वहाँ के जो शिकारी थे उनको ज्वाइन कर लेता था, व्हेन देयर वर एनी आउट, ठीक है, उनमें से कोई भी वहाँ पर उसे मिलता था उनको वो ज्वाइन कर लेता, एंड यट ही लव द ओल्ड ग्रेट हाउस एंड गार्डन्स टू, हालांकि वो उस ग्रेट हाउस को, वही उनकी दादी का जो हाउस है, उसको वो प्यार करता था और उस गार्डन को भी प्यार करता था, जिसके बारे में भी चार्ल्स लैम्ब हमें बता रहे थे, बट हैड टू मच स्पिरिट टू बी ऑलवेज पेंट विद इन देयर बाउंड्रीज, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या था कि मतलब वो एक, मतलब ऐसा था कि उसको कोई बाउंड्री रोक के नहीं रख सकती थी, वो एक जगह टिक नहीं सकता था, घर उसे पसंद था, गार्डन उसे पसंद था, बट स्टिल वो बाहर निकल जाता था, एंड बाहर उसे घूमना ना बहुत मज़ा, मतलब मज़ा आता था उसे घूमने में। एंड हाउ देयर अंकल ग्रीव अप टू मैंस एस्टेट, फिर वो आगे यही बताते हैं अपने बच्चों को, जिनको स्टोरी सुना रहे हैं, जॉन एंड एलिस को, कि मैन एस्टेट का मतलब है कि उस मैन के घर में, जो मतलब जहाँ पर उनकी दादी रहती थी, तो वो किसी आदमी का घर था ना, तो उसके घर में वो कैसे पले बड़े बड़े हुए जॉन, उसके बारे में बता रहे हैं। एंड हाउ देयर अंकल ग्रू अप टू मैंस एस्टेट, उस मैन के घर में वो कैसे ग्रू अप हुए, एज ब्रेव एज ही वॉज हैंडसम, कि वो जितने हैंडसम थे ना उतने ही वो बहादुर भी थे, टू द एडमिरेशन ऑफ एवरीबडी, सबकी एडमिरेशन, एडमिरेशन क्या होता है, प्रशंसा, उन्हें सबकी एडमिरेशन मिलती थी, बट ऑफ देयर ग्रैंड मदर फील मोस्ट स्पेशली, मोस्ट स्पेशली का मतलब क्या है कि सबकी एडमिरेशन उनको मिलती थी, बट उनकी जो ग्रैंड मदर थी ना फील्ड, उनका तो वो बहुत ही ज़्यादा लाडला था, चहेता था, उसका जो मतलब दादी का जो एडमिरेशन था वो बहुत स्पेशली उसको मिलता था। एंड हाउ ही यूज टू कैरी मी अपॉन हिज बैक व्हेन आई वॉज लेम फुटेड बॉय, कहते हैं कि कैसे वो मुझे मतलब कैरी कैरी मतलब उठाना, कैसे वो मुझे उठा लेता था अपने बैक पर, पीठ पर, व्हेन आई वॉज लेम फुटेड बॉय, जब मैं एक लेम फुटेड लड़का था, यानी कि कहीं बचपन में चार्ल्स लैम्ब को चोट लग गई होगी, तो उनका जो भाई था जो जॉन लैम्ब था, वो उनको अपनी बैक पर उठा लेता था, है ना, वो उसके बारे में बता रहे हैं। फोर ही वॉज ए गुड बिट ओल्डर दैन मी, क्योंकि वो मुझसे बड़ा था, है ना। सो वो उनको अपनी पीठ पर उठा लेता था जब उनकी चोट लग गई थी। व्हेन अ माइल व्हेन आई कुड नॉट वॉक फॉर पैन, और वो मुझे मीलों तक, मतलब मैनी ये माइल कह रहे हैं तो काई मतलब मीलों तक, वो उनको अपनी पीठ पर घुमाता रहता था जब वो दर्द में होते थे, है ना। चार्ल्स लैम्ब अपनी बता रहे हैं कि मैं जब दर्द में होता तो मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता रहता था। एंड हाउ इन आफ्टर लाइफ इन एंड हाउ इन आफ्टर लाइफ ही बिकेम लेम फुटेड टू, और फिर वो बोलते हैं कि और कैसे वो बाद की लाइफ में खुद एक लेम फुटेड हो गया,
यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था कि उनका जो भाई था ना जॉन लैम, उसका जो पैर था उसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम, एक एक्सीडेंट उनका हो गया था, तो उसकी वजह से उनका जो पैर था वो काट दिया गया था। होता है ना कि जो इन्फेक्शन बढ़ ना जाए पूरी बॉडी में, तो उसकी वजह से डॉक्टर क्या करते हैं कि जो इन्फेक्टेड एरिया होता है उसको कट कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से जो जॉन लैम थे उनके पैर को बाद में काट दिया गया था डॉक्टर के द्वारा। तो वही उस चीज़ को मिस कर रहे हैं यहाँ पे, कहना हाउ इन आफ्टर लाइफ के बाद में कैसे वो खुद बेचारा लैम फुटेड हो गया था। एंड आई डिड नॉट ऑलवेज आई फियर मेक अलाउंस एनफ फॉर हिम व्हेन ही वाज इम्पेशेंट एंड इन पेन, है ना। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आई डिड नॉट ऑलवेज मेक अलाउंस एनफ फॉर हिम, मतलब मैं उसके लिए इतना शायद नहीं, मतलब उसकी केयर करता था। वो एक तरह से अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं उतना नहीं उसके बारे में सोचता था। व्हेन ही वॉज इम्पेशेंट, जबकि वो कितना इम्पेशेंट था मेरे लिए। एंड इन पेन नॉट रिमेंबर सफिशियंटली हाउ कंसीडरेट ही हैड बीन टू मी व्हेन आई वॉज लैम फुटेड। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं जो है इतना मैं उसके बारे में नहीं सोचता था, लेकिन जब मैं लैम फुटेड था और मेरे जब चोट लग गई थी तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो मेरे लिए कितना वरीड था। मतलब मेरा भाई मेरे लिए बहुत चिंतित रहता था, बहुत मेरे बारे में सोचता था। एंड हाउ, और कैसे, व्हेन ही डाइड, और वो मर गया था। दो ही हैड नॉट बीन डेड एन आवर, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको भी मरे 1 घंटा भी नहीं हुआ है। इट सीम्ड एज इफ ही हैड डाइड ए ग्रेट वाइल एगो, ऐसा लगता है जैसे वो अभी अभी की बात हो, है ना, ऐसा लगता है। सच डिस्टेंस देयर इज बिटवीस्ट लाइफ एंड डेथ। तो कह रहे हैं कि बिटविक्स का मतलब यहाँ पर बिटवीन से ही है ना, लाइफ एंड डेथ के बीच में यहाँ पर तुलना की जा रही है कि बस यही डिफरेंस होता है जीवन और डेथ में, कितना डिफरेंस मतलब डिफरेंस आ जाता है। एंड हाउ आई बोर हिज डेथ एज आई थॉट प्रीटी वॉल एट फर्स्ट, और मतलब उसकी डेथ के बाद मुझे ऐसा लगता था मुझे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर वो मर जाएगा तो मैं उसको आराम से सहन कर लूँगा। पहले मुझे ऐसा लगता था जब मैं, मतलब जब वो जिंदा था तब उनको लगता था चार्ल्स लैम्बो को कि अगर कुछ उसको हो गया या वो मर गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में क्या हुआ उसके मरने के, इट हॉन्टेड एंड हॉन्टेड मी, ये मुझे उसकी जो डेथ है, उसको जो जाने का जो डर है वो मुझे हॉन्ट करता है एंड मुझे डराता है। 2 बार वो बोल रहे हैं इसी बात को। एंड दो आई डिड नॉट क्राई और टेक इट टू हर्ट एज सम डू, और मैं, मतलब मैं रोता नहीं था, मैं क्राई नहीं करता उस पर, और टेक इट टू हर्ट, मैं इसको दिल में रखता हूँ, एज सम डू, ऐसे कुछ लोग करते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना कि रोते नहीं हैं लेकिन अपने दिल में चीज़ों को रखते हैं। सो सिमिलरली मैं ऐसा करता हूँ। एंड एज आई थिंक ही वुड हैव डन इफ़ आई हैड डाइड, और मुझे लगता है ही वुड हैव डन, मतलब वो ज़रूर रोता। वो मतलब ये कह रहे हैं कि मैं रोता नहीं हूँ, मैं अपने दिल में रखता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया होता, इफ़, यहाँ पे लिखा है ना इफ़ आई हैड डाइड, अगर मैं मर गया होता तो आई थिंक ही वुड हैव डन, मतलब वो ज़रूर रोता, ये कह रहे हैं वो। येट आई मिस्ड हिम ऑल डे लॉन्ग, फिर भी मैं उसको, मतलब हमेशा उसको मैं मिस करता हूँ। एंड आई न्यू नॉट टिल दैन हाउ मच आई हैड लव्ड हिम, और मैं पहले ही जानता भी नहीं था कि मैं उसको इतना प्यार करता था, है ना। होता है ना कि जब कोई इंसान ज़िंदा होता है तो हमको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि मतलब हम उसको चाहते हैं या हम उसके बिना हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा, हमें ऐसा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन जब वो इंसान एक्चुअली हमारी लाइफ से चला जाता है ना, तो हमको सडनली ये सारी, मतलब ये चीज़ें फिर रियलाइज़ होती हैं कि यार मैं तो उसको, वाकई मेरी तो लाइफ है ही नहीं उसके बगैर, मैं तो उसको कितना प्यार करता था। तो वो चीज़ वो कह रहे हैं कि पहले तो, मतलब क्योंकि भाई वगैरह जो होते हैं, सिबलिंग जो होते हैं, आपस में लड़ते वड़ते रहते हैं ना, तो उनको लगता था कि इसके मरने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो मर गया तो वाकई में उनकी जो डेथ है उनके भाई की उनको अफेक्ट करती है। तो वो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि हाउ मच आई हैड लव्ड हिम, ये मुझे बाद में पता चला। आई मिस्ड हिज काइंडनेस, मैं उसकी काइंडनेस को मिस करता हूँ। यहाँ पर वो अपने भाई को मिस कर रहे हैं ना, उनके अंदर वो एक दर्द है अपने भाई को लेकर, उनकी डेथ को लेकर। तो वो कह रहा है आई मिस्ड हिज काइंडनेस, मैं उसकी काइंडनेस को मिस करता हूँ। एंड आई मिस्ड हिज
क्रॉसनेस मतलब उसके जो तौर तरीके थे, है ना, वो सारी चीज़ें वो मिस करते हैं अपने भाई की। एंड विज्ड, और मैं चाहता हूँ टू बी अलाइव अगेन, कि वो फिर से ज़िंदा हो जाए, वो फिर से मेरे पास आ जाए। टू बी क्वेरलिंग विद हिम, उससे मैं मतलब उससे लड़ने का मेरा मन करता है, वो फिर से मेरे पास आ जाए। फोर बी क्वेरल समटाइम्स, क्योंकि हम लड़ते थे, कभी कभी हम लड़ते थे, तो भाई लड़ाई तो होती है ना भाई बहनों में, ऐसे भाई बहन होंगे नहीं जो लड़े हैं ना। रादर देन नॉट हैव हिम अगेन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मैं लड़ता ज़रूर था उससे, लेकिन ऐसा नहीं मैंने कभी सोचा था कि वो मेरे पास होगा ही नहीं। एंड वॉज अनईजी विदाउट हिम, और अनईजी मतलब विदाउट हिम, उसके बिना मैं बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील करता हूँ। एज देयर पुअर अंकल मस्ट हैव बीन व्हेन द डॉक्टर टुक ऑफ हिज लेम। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मतलब मैं उसके बिना बहुत ही ज़्यादा अनईज़ी फील करता हूँ, उतना ही अनईज़ी फील करता हूँ जितना कि तुम्हारे अंकल, बच्चों से कह रहे हैं, देयर यूज़ हो रहा है ना यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं जितना कि तुम्हारे पुअर अंकल बेचारे जॉन ने उस समय फील किया होगा। व्हेन, जब क्या हुआ होगा, डॉक्टर टुक ऑफ हिज लिम, डॉक्टर ने उनका जो लिम मतलब जो पैर था ना वो काटा होगा, जो जिस पैर के बारे में भी बता रही थी ना कि बाद में कैसे मेरा भाई भी लेफ्ट फुटेड हो गया था, तो वही चीज़ वो बता रहे हैं कि जितना अनईजी मैं उसके बिना अभी फील करता हूँ, जितना दर्द मुझे अभी हो रहा है ना, शायद उस उतना ही दर्द उसे तब हुआ होगा जब डॉक्टर ने उसका पैर काटा होगा। ओ माई गॉड, तो वाकई में बहुत बुरा लग रहा है मुझे भी। हेयर द चिल्ड्रन फेल अ क्राइंग, अब यहाँ पर जो बच्चे कहानी सुन रहे थे ना, यहाँ पर जो चार्ल्स लेमन के बच्चे जॉन एंड एलिस, उनको भी थोड़ा सा दुख सा होता है एंड वो रोने लगते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे बहुत टेंडर होते हैं ना, इतनी ज़्यादा ट्रेजिक स्टोरी झेल नहीं पाते बच्चे। एंड आस्क्ड इफ देयर लिटिल मॉर्निंग विच दे हैड ऑन वाज नॉट फॉर अंकल जॉन। फिर वो उनसे कहने लग जाते हैं, जो बच्चे थे ना वो कहते हैं चार्ल्स से कि भाई अब हम जॉन अंकल की जो स्टोरी है उसको नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा स्टोरी को। एंड दे लुक्ड अप एंड प्रेड मी नॉट टू गो ऑन अबाउट देयर अंकल, वो मतलब उससे चार्ल्स लैम से वो प्रेयर करते हैं कि अब वो उन्हें ये स्टोरी ना सुनाए अंकल जॉन के बारे में, बट टू टेल देम सम स्टोरी अबाउट देयर प्रेटी डैड मदर। वो कहते हैं कि अब मतलब जॉन के बारे में बंद कर दो, लेकिन उनकी जो मदर थी, ठीक है, उनकी जो प्रेटी डैड मदर मतलब हैं, उनके बारे में कुछ स्टोरीज हमें सुननी है, उनके बारे में अगर कुछ बताना है तो बताओ, जॉन के बारे में हमें मत बताओ। Then I told them how for 7 long years in hope, sometimes in despair. तो बच्चे जब बोलते हैं ना कि अब हमें हमारी जो प्रेटी डैड मॉम है उनके बारे में कुछ बताइए, तो वो कहते हैं कि तब फिर मैंने, देन बच्चे बोलते हैं कि अब चाचा जॉन के बारे में हमें कुछ मत बताओ, अब हमारी जो माँ है उसके बारे में हमें बताओ कुछ स्टोरीज, अगर आपको बतानी है तो इनके बारे में मत बताओ। तो तब फिर वो यहाँ पर बोलते हैं, देन आई टोल्ड दैम हाउ फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स इन होप, समटाइम्स इन डेस्पेयर, कि तब फिर मैंने उन लोगों को बताया कि कैसे कैसे मैं 7 सालों तक तुम्हारी जो माँ थी उनके पीछे मतलब मैं रहा, 7 ईयर्स तक उनको वो उनका पीछा करते रहे। इन होप समटाइम्स, कभी उनको होप थी कि मतलब उनकी माँ मान जाएगी, समटाइम इन डेस्पेयर मतलब कभी लगा कुछ पॉजिटिव लगा, कभी मतलब मुझे निराशा मिली, येट परसिस्टिंग एवर, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ही तुम्हारी माँ का पीछा करता रहा। आई कोटेड द फेयर एलिस, और मैंने उसको कोट किया फेयर एलिस कह के, यहाँ पर वो मतलब डैश करके उनका नाम है एलिस विंटरटॉन, ठीक है। वैसे तो इनका जो रियल नेम था ना, इनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम रियल नेम था एन सिमंस, बट यहाँ पर ये फेक नेम है एलिस विंटरटोन, ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं है पूरा, खाली जगह छोड़ दी है। एंड एज मच एज चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि मैंने बच्चों को फिर उतना समझाया जितना कि वो समझ सकते थे। आई एक्सप्लेन, मैंने उनको एक्सप्लेन किया, है ना, टू दैम वॉट काइंडनेस,
कि क्या वो शर्माती थी, कि वो कैसे शर्माती थी। मतलब वो यही कह रहे हैं कि फिर मैंने एलिस के बारे में बच्चों को बताना शुरू किया, जितना वो समझ सकते थे। भाई बच्चे छोटे होते हैं, जितना उनको समझाया जा सकता था वैसे, और बताया कि व्हाट कोइनेस के उसके अंदर क्या, मतलब वो शर्माती कैसे थी, उसका शर्मीलापन मतलब बहुत अच्छा लगता था उनको। एंड डिफ़िकल्टी एंड डिनायल मीन्ट इन मेडन्स, ठीक है। और मतलब मुझे कितनी डिफ़िकल्टी हुई थी ये चीज़ समझने में कि डिनायल, डिनायल मतलब होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी नाम में हाँ छिपी होती है। ये चीज़ समझने में मुझे कितनी डिफ़िकल्टी हुई थी कि मैं समझ ही नहीं पाया था कि एलिस चाहती क्या थी। व्हेन सडनली, और तभी अचानक से, टर्निंग टू एलिस, और वो एलिस की तरफ मुड़े। कौन? चार्ल्स लैम्ब। व्हेन सडनली टर्निंग टू एलिस, और तभी चार्ल्स लैम्ब क्या करते हैं कि एलिस की तरफ टर्न होते हैं। द सोल ऑफ द फर्स्ट एलिस लुक्ड आउट एट हर आइज विद सच अ रियलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और इस तरह की जब रियलिटी मैंने प्रेजेंट करना शुरू किया, मतलब है ना, ये प्रेजेंटेशन मैंने देना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि जो फर्स्ट एलिस थी वो मेरी आंखों में देख रही है। दैट आई बिकम इन डाउट विच ऑफ देम स्टूड देयर बिफोर मी और हुज दैट ब्राइट हेयर वॉज। अब वो कह रहे हैं कि जब मैंने वही एलिस के बारे में जब बताना शुरू किया, तो जो वो एलिस थी, जो पहली वाली एलिस जिसको वो कहानी सुना रहे थे अपनी बेटी के रूप में, उसको मुझे ऐसा लगने लगा कि वो मेरी आंखों से गायब होती जा रही है। उसके बाल, मुझे उसके बाल नज़र आ रहे हैं, उसकी हर चीज़ मुझे उसमें नज़र आ रही है, इस तरीके से वो बता रहे हैं। और फिर मैं डाउटफुल हो गया कि मेरे आगे जो खड़े खड़े हैं बच्चे, वो एलिस है या मैं जिसकी कहानी सुना रहा हूँ, इस तरीके से। एंड ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि और हुज दैट ब्राइट हेयर वॉज, मतलब उसके जो बाल थे या इसके बाल थे, मतलब अब वो कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली क्या है ना गाइज, कि अभी तक जो कहानी हम पढ़ रहे थे ना, वो एक इमेजिनेशन थी चार्ल्स लैम्ब की, और इमेजिनेशन में ही उन्होंने पूरी अपनी अपनी लाइफ के बारे में यहाँ पे सब कुछ बता दिया है। अब वो जब उन्होंने एलिस के बारे में बताया है, तो उनको मतलब फिर वो एक रियलिटी में आ गए हैं, क्योंकि एलिस वाकई में वहाँ कोई थी ही नहीं, ठीक है ना। एलिस वहाँ कोई थी ही नहीं। एलिस जो इमेजिनेशन, ये बच्चे जो थे ना, वो उनकी इमेजिनेशन थे। वो इमेजिन कर रहे थे कि ये मेरा बेटा है जॉन, ये मेरी बेटी है एलिस। और जब वो एलिस की कहानी अपनी बेटी को, एलिस को सुना रहे हैं, तो जो एलिस होती है ना, जो इमेजिनेशन वाली एलिस होती है, वो धीरे धीरे गायब होने लगती है, क्योंकि वो रियल प्रेजेंटेशन अब यहाँ पे करने लगती हैं। क्योंकि वो जो उनकी लवर थी एलिस, एक्चुअली वो उसका नाम एलिस था। तो उसके बाल और उसकी सारी जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर वो देते हैं, तो वो धीरे धीरे जो बच्चे थे ना, वो उनके आगे से मतलब धूमिल होने लगते हैं। तो वो कह रहे हैं एंड वाइल आई स्टूड गेजिंग, और मतलब मैं जब देख रहा था, बोथ द चिल्ड्रन, वो दोनों बच्चे, ग्रेजुअली ग्रीव फेंटर टू माई व्यू, वो दोनों बच्चे मेरी आंखों के सामने से क्या हो गए, ओझल हो गए। कौन दोनों बच्चे? जो जॉन और एलिस थे, जो कहानी सुन रहे थे। अब तक आपने देखा कि स्टोरी में दो बच्चे थे, ठीक है। एलिस के एक्सप्रेशन आप देख रहे थे, जॉन के एक्सप्रेशन देख रहे थे। अभी तो जॉन प्लेट में अंगूर रख के लाया था, है ना। तो वो सारी जो चीज़ें थी, वो मतलब एक इनकी इमेजिनेशन का हिस्सा थी। क्योंकि जो चार्ल्स नेम है, उनकी तो कभी शादी ही नहीं हुई थी। एलिस तो उनका प्यार थी, और प्यार कभी शादी में तब्दील ही नहीं हो पाया था, क्योंकि एलिस ने किसी और से शादी कर ली थी, और चार्ल्स लैम्ब जो थे वो बैचलर ही रह गए थे। तो ये जो था ना, ये उनका एक इमेजिनेशन थी, उनका एक ड्रीम था, जिसमें वो ये देख रहे हैं कि उनके बच्चे हैं, और वो अपने बच्चों को कैसे कहानियाँ सुना रहे हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि वो जो चिल्ड्रन थे, ग्रेजुअली ग्रीव फेंटर टू माई व्यू, कि मेरी आंखों के सामने से वो कैसे गायब हो गए, रिसीडिंग एंड स्टिल रिसीडिंग, ठीक है, मतलब वो हट गए पीछे। टिल नथिंग एट लास्ट बट टू मॉर्नफुल फीचर्स, और फिर कुछ भी नहीं था, बस दो मॉर्नफुल एक फीचर्स थे मेरे पास, वर सीन इन द अटर मोस्ट डिस्टेंस, जो मुझे काफ़ी दूर दिखाई दे रहे थे। विच विदाउट स्पीच स्टैंडली इम्प्रेस अपॉन मी द इफेक्ट ऑफ स्पीच। वी आर नॉट, तो मतलब वो जो बच्चे थे ना, मतलब बच्चे नहीं थे, वो ग्रेजुअली मतलब उनकी आंखों से दूर हो गए, और वे एक 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 तरह से एक आत्मा सी बन गए, ठीक है। वो कह रहे हैं, फिर वो बच्चे कह रहे हैं चार्ल्स लैम्ब से, यहाँ पे देखो कोटेड हो रही है लाइन, वी आर नॉट ऑफ एलिस, ठीक है, हम एलिस नहीं हैं, ओके।
ये सब कुछ इमेजिनेशन है चार्ल्स लैम्ब की, ठीक है। अब ये सारा मतलब एक धीरे धीरे क्या है कि वो रियलिटी में आ रहा है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना, वो सब कुछ उनका एक सपना था, इमेजिनेशन चल रही थी। अब वो रियलिटी में आ रहा है। तो वो कह रहा है कि जैसे ही वो बच्चे मेरी आंखों के सामने से ओझल हुए, तो वो बच्चे बोलने लग जाते हैं कि वी आर नॉट ऑफ एलिस, हम एलिस नहीं हैं, नॉर ऑफ दी, ना हम तुम्हारे बच्चे हैं, नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, और हम तो बच्चे भी नहीं हैं बिल्कुल भी, द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बाटम फादर। क्योंकि जो अगर एलिस के बच्चे हम होते तो बाटम को अपना फादर बुलाते ना, तुम्हें क्यों बुलाएंगे हम फादर अपना, समझे। मतलब जो एलिस है उसकी शादी तो एक बाटम नाम के एक आदमी से हो गई थी। तो अब एलिस के जो बच्चे अगर होते तो वो इसको अपना फादर कहेंगे ना, चार्ल्स लैम्ब को क्यों कहेंगे, चार्ल्स लैम्ब तो बैचलर हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम तो कोई बच्चे नहीं हैं तुम्हारे, अगर एलिस के होते तो हम बाटम को फादर कहते। वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं हैं, है ना, समझ रहे हो ना। कहने का मतलब है कि हम तुम्हारी इमेजिनेशन है, हम कुछ भी नहीं है। ये वो जो आवाज़ है, जो वॉइस है चार्ल्स लैम्ब के अंदर से ही ये आ रही है। लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स, हम कुछ भी नहीं है सिवाय एक ड्रीम के, हम एक सपना है, हम तुम्हारा एक सपना है, तुम सपना देख रहे थे, समझे चार्ल्स लैम्ब। वी आर ओनली वॉट माइट हैव बीन, हम तो केवल एक आत्मा है, एंड मस्ट वेट अपॉन द टेरियस शोर ऑफ लीथ मिलियंस ऑफ एजेस बिफोर वी हैव एग्जिस्टेंस एंड अ नेम। हम तो वो आत्मा हैं, मतलब हम जो जो सदियों से ये वेट कर रहे हैं अपॉन, मतलब टेडियस शोर मतलब होता है किनारा ऑफ लीफ, लीफ नदी का जो किनारा है उस पर सदियों से, मिलियंस ऑफ एजेस का मतलब है सदियों से हम इंतज़ार कर रहे हैं, बिफोर वी हैव एग्जिस्टेंस, कि हमें एग्जिस्टेंस मिलेगा, मतलब हमारा जन्म होगा एंड ए नेम, और हमें भी कोई नाम मिलेगा। तो ये उनके अंदर की आवाज़ है। एक होता है ना कि एक आदमी का एक ड्रीम होता है कि मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं उनका ये नाम रखूँगा, वो नाम रखूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो ये सब कुछ उनका सपना, उनका ख्वाब है ये चार्ल्स लैम्ब के। तो वो बच्चे फिर उनकी वही इनर वॉइस कह रही है कि हम कोई बच्चे नहीं हैं, हम तो वो बच्चे हैं जो तुमने सोचे थे, और हम तो भाई इंतज़ार ही करते रह गए लीथ नदी के किनारे पर, सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं कब कब हमारा जन्म होगा और कब तुम हमें एक नाम दोगे। तो ये ख्वाब है ना चार्ल्स लैम्ब का कि ऐसे मेरे बच्चे होंगे, मैं उनका ये नाम रखूँगा। लेकिन वो ख्वाब पूरा कब होता, जब चार्ल्स लैम्ब की शादी होती। तो ना वो बच्चे कह रहे हैं कि ना तुम्हारी शादी हुई और ना हम पैदा हो पाए कभी, ना ही हमें कोई नाम मिला, समझे। तो ये इमेजिनेशन थी। एंड इमीडिएटली, और तभी अवॉकनिंग, वो एकदम से चार्ल्स लैम्ब क्या होते हैं, जाग जाते हैं। कहते हैं आई फाउंड माई सेल्फ क्वाइटली सीटेड इन माई बैचलर आर्म चेयर, और मैं जाग गया और मैंने अपने आप को अपनी बैचलर आर्म चेयर पर अपने आप को पाया। वेयर आई हैड फॉलन एस्लीप, जहाँ पर मैं सो गया था, समझे गाइज। वो अपनी आर्म चेयर पर चार्ल्स लैम्ब सो गए थे। तो वो सोते सोते वो सपना देख रहे थे। और सपना क्या होते हैं कि हमारे मन में हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वही हमें सपने के रूप में दिखती हैं। तो चार्ल्स लैम्ब ने कभी सोचा होगा कि मेरे बच्चे होंगे, इस तरीके से मैं उनको कहानी सुनाया करूँगा, अपने ग्रैंड फादर, अपनी ग्रैंड मदर की, अपने घर की, अपने बच्चे, अपने भाई की, अपनी बहन की, सारी चीज़ें मैं अपने बच्चों को बताया करूँगा। ऐसे ऐसे सारा कुछ उन्होंने अपने माइंड में सब मतलब एग्जिस्टेंस उनके मन में होगा। तो वो जो एग्जिस्टेंस उनके मन में कभी रहा था उसी को अपनी इमेजिनेशन, अपने सपनों में देख रहे थे। तो वो एकदम से जाग जाते हैं जब उनका सपना टूटता है। कहते अरे ये क्या, मैं सो गया था, विद द फेथफुल ब्रिजेट अनचेंज्ड बाय माय साइड। तो कहते हैं कि मैं अपनी फेथफुल ब्रिजेट के साथ सो गया था, जो अनचेंज है, मेरे पास में ही लेटी हुई है। ब्रिजेट यहाँ पर कौन है, जो इनकी जो बहन थी मैरी लैम्ब, ठीक है, जो पागल हो गई थी और इंसैनिटी में उन्होंने अपनी माँ को मार दिया था। तो वही कह रहे हैं, उसी के लिए कह रहे हैं कि मेरी फेथफुल बहन है मेरे पास तो, और कोई भी नहीं है बट जॉन लैम्ब। यहाँ पर कह रहे हैं बट जॉन लैम्ब और जेम्स एलिया, लेकिन जॉन लैम्ब या फिर कह लो जेम्स एलिया वॉज गॉन फॉर एवर, वो हमेशा के लिए जा चुका है। तो यहाँ पर अब चार्ल्स लैम्ब जो हैं जाग चुके हैं सपने से, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई और नहीं, सिर्फ मेरी जो बहन है मैरी लैम्ब, फेथफुल सिस्टर, वो मेरे पास लेटी हुई है, लेकिन मेरा जो भाई था जॉन, वो हमेशा के लिए जा चुका है। सो गाइज, ये था हमारा ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी। अ रेवरी का मतलब होता है दिन में देखा हुआ कोई सपना।
ठीक है। और ड्रीम चिल्ड्रन ये वो बच्चे थे जो उनके सपने के मतलब उन्होंने सपने में देखे थे। गाइस ये था हमारा ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी। रेवरी का मतलब होता है दिन में देखा गया सपना। सो यहाँ पर जो चार्ल्स लैम है उन्होंने अपना वही जो सपना है दिन में देखा हुआ उसी को यहाँ पर बयान किया है। और ये जो बच्चे हैं ये उनके सपने में देखे गए बच्चे हैं, इसीलिए इस ऐसे का नाम पड़ा है ड्रीम चिल्ड्रन। ठीक है। ये जो बच्चे थे जॉन एंड एलिस ये उनके ड्रीम चिल्ड्रन है, क्योंकि रियल में ना उनकी कोई शादी हुई ना उनके कोई बच्चे हुए, लेकिन इस ऐसे के माध्यम से ये उन्होंने अपनी सारी ऑटोबायोग्राफी बता दी। ठीक है। एक मतलब ये इस ऐसे के अंदर सारे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी एक दादी थी, कैसे उनका जो भाई है वो कैसे उसकी डेथ हो गई। ठीक है। अपनी बहन के बारे में बता दिया, और अपनी जो लवर थी एन सिमंस है ना, उनका जो रियल नाम था ना उनकी लवर का वो एन सिमंस था। एंड ये जो फेक नेम है, फिक्सियस नेम है, वो है एलिस विंटरटॉन, जो वो इनकी बेटी खाए इस ऐसे के अंदर। तो उस सब के बारे में बता दिया उन्होंने। तो ये जो सपना था ये एक सपना था चार्ल्स लैम का, और सपने के माध्यम से उन्होंने अपने रीडर्स को सब कुछ बता दिया कि कैसा वो फील करते हैं, क्या है उनकी लाइफ में, और अपने सब कुछ उन्होंने हमें बता दिया। तो गाइज ये था हमारा ड्रीम चिल्ड्रन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ़ यू लाइक माई सेशन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।